नमस्कार मित्रों, हमने बात की थी पिछले वीडियो में आपके एंशिएंट हिस्ट्री के सीक्वेंस को लेकर। हम एंशिएंट हिस्ट्री की सीक्वेंसिंग को कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के संदर्भ में। मिडाइवल हिस्ट्री का रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आपका जो मध्यकालीन भारत है, इस मध्यकालीन भारत को 1192 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का समय माना जाता है। और इस मध्यकालीन भारत की जो सामान्य शुरुआत होती है भारत पर इस्लामिक अटैक या फिर कहें कि दिल्ली सल्तनत के साथ। मोस्ट ऑफ इसमें दो इम्पोर्टेंट या दो ही टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उसमें है आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो उसके बाद अजमेर जो एक प्रभावशाली था, दिल्ली तक अपना अधिकार स्थापित कर चुका था, अजमेर के जो चौहान अपना प्रभाव जमा चुके थे, वह कहीं ना कहीं उसे बड़ा धक्का मिलता है और अजमेर के चौहानों का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। अजमेर के जो चौहान थे, उन चौहानों के जो सामंत या जो सरदार थे या उनके पारिवारिक सदस्य थे, वो उन क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं और छोटी छोटी रियासतों पर शासन करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पर अपना प्रतिरोध जारी रखा। उनका प्रतिरोध नई नव स्थापित जो दिल्ली सल्तनत थी, उस दिल्ली सल्तनत को वह लगातार एक तरीके से परेशान किए रखते हैं। यहाँ पर हम मध्यकालीन भारत पर अगर हम बात करें तो इस मध्यकालीन भारत में जो पढ़ा जाता है वह दिल्ली सल्तनत। और ये जो दिल्ली सल्तनत है जनरली वैसे तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध की सफलता के बाद जो महमूद गौरी था वह कुछ समय यहाँ रहने के बाद अपने गुलामों को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। और उन्हीं गुलामों में से एक जो था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह इस दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनता है। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जनरली दिल्ली कभी नहीं गया या दिल्ली को इसने अपनी राजधानी नहीं बनाई। जनरली इसकी जो राजधानी रही वो लाहौर रही। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो वास्तविक संस्थापक के रूप में आपके आता है इल्तुतमिश। और यही जो इल्तुतमिश था, यह इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसका जो शासनकाल था 1206 से शुरू होता है जो 1236 तक रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर ऐबक के अनुसार 1196 से माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से 1206 माना जा सकता है। तो लेकिन भारतीय इतिहास को हम 1196 से लेकर लगभग 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन थी। यहाँ पर आपका जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत को के जो शासन या राजवंश हुए या जो वंश हुए वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जनरली आपके सबसे पहले गुलाम वंश, इन्हें गुलाम या मामलुक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महमूद जो गौरी था उसके गुलाम जो थे, उन्हीं गुलामों द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम माना जाता है और इसी का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के जो बाद है कुछ समय तक यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद जो इसका इल्तुतमिश का पुत्र हुआ करता था वो शासन रहता है। बाद में बलबन इसे हत्या लेता है। तो गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये प्रमुख शासक माने जाते हैं। इस गुलाम वंश के बाद जनरली अगर बात की जाए तो
1288 में, यानी कि 1200 1292 में यहाँ पर एक खिलजी क्रांति होती है जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में, जिसमें बलबन के जितने उत्तराधिकारी थे उन उत्तराधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वह खुद शासक बनता है। और इस इतिहास में इसे खिलजी क्रांति कही गई और इससे खिलजी वंश यहाँ पर स्थापित होता है। 1292 से लेकर लगभग 1320 तक आपके दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन होता है। और इसमें जनरली जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ये पहला यहाँ का प्रमुख शासक हुए। अलाउद्दीन खिलजी का काल बड़ा महत्वपूर्ण इस वजह से माना जाता है कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल उत्तर भारत जबकि साउथ इंडिया तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, यानी कि वहाँ तक अपने सैनिक अभियान किए थे। हाँ, ये जनरली उन्हें अपने अधिकार में ले नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसको उस सैनिक अभियान से बहुत कुछ लाभ हुआ या आर्थिक लाभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये जो खिलजी वंश है इसका भी पतन शुरू हो जाता है। इसमें इतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। इस वजह से जब ये आपस में लड़ते हुए मर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गयासुद्दीन को, गाजी मलिक को बुलाया जाता है, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे शासक बनता है और आपके यहाँ पर एक नया वंश स्थापित हो जाता है जिसका नाम तुगलक वंश का है। और ये जो तुगलक वंश है 1320 से लेकर सॉरी तुगलक वंश का शासन रहता है। तुगलक वंश में जनरली अगर बात की जाए तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बाद महमूद बिन तुगलक और महमूद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक यहाँ का शासक हुआ। इसी तुगलक वंश के काल में भारत पर जो तैमूर लंग था मंगोल आक्रमणकारी, उसका आक्रमण होता है लगभग 1398 ईस्वी में। और इसी दौरान यहाँ पर नासरुद्दीन तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था। यहाँ पर तुगलक वंश के पतन के बाद अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो दिल्ली सल्तनत थी वह बाहरी शासकों या अफगानों के अधीन चली जाती है और यहाँ एक नया अलग वंश स्थापित हो जाता है, सैयद वंश। और इस सैयद वंश जिसको 1444 से लेकर 1488 तक इसका शासन रहा। और इस सैयद वंश के बाद का जो प्रमुख शासक था खिज्र का, उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट में जो शासन आता है वह लोधी वंश आता है। और इस लोधी वंश जो 1488 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर शासन करेगा। और इस लोधी वंश में बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी प्रमुख शासक हुए और अंतिम जो शासक था वह इब्राहिम लोधी था। और ये इब्राहिम लोधी पानीपत के जो प्रथम युद्ध था जो बाबर के खिलाफ लड़ा गया था उसमें ये पराजित होकर मर जाता है, यानी कि एक अंतिम सुल्तान तो था ही सही, उसके साथ एक पहला सुल्तान था जो किसी युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा जाता है। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से खात्मा होता है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के काल में भारत के जो राजवंश है वह छोटे छोटे राजवंश है, वह भी अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं बनाए हुए थे। मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में भी वो अलग अलग जो राजवंश थे उनका अस्तित्व अभी तक बना हुआ था। और इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व था, इस स्वतंत्र अस्तित्व ने कहीं ना कहीं आगे जाकर जो मुगल एम्पायर है उसके लिए चुनौतियाँ पेश की। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद आपके मुगल काल की एंट्री हो जाती है। और इस मुगल काल को हम 1526 से लेकर सामान्यतः 1757 तक मान सकते हैं।
इस मुगल काल की सामान्य तो जो संस्थापक के रूप में बाबर, जो ट्रांसओक्शियाना के समरकंद के क्षेत्र का जो फरगना एक रियासत हुआ करती थी वहाँ का था, और यहाँ भारत को एक तरीके से लूटने के लिए आता है, लेकिन यहाँ के वैभव से प्रभावित होकर वो यहीं पर रुक जाता है। यहाँ इस तरीके से बाबर एक मुगल साम्राज्य का संस्थापक हुआ, और इस बाबर के काल के बाद यहाँ पर हुमायूं स्थापित होता है। हुमायूं के पतन के बाद जनरली अकबर और अकबर की सुलह कुल की नीति ने इस मुगल एम्पायर को ऊंचाइयों पर बढ़ा दिया। न केवल उत्तर भारत का दिल्ली क्षेत्र मुगलों के अधीन रहा, बल्कि इन्होंने बंगाल और बंगाल से आगे जाते हुए इन्होंने आपके जो साउथ इंडिया है वहाँ पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। और इस प्रकार इस अकबर के बाद जहांगीर, जिसके काल में सांस्कृतिक कार्य होते हैं, शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये प्रमुख शासक हुए। और इनके काल में जनरली मुगल एम्पायर है वो बड़ा अपना विस्तार करता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सामान्यतः हम देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर था वो कहीं ना कहीं वापस कमजोर स्थिति पे, यानी कि डाउनफॉल की स्थिति में आ जाता है। और इसी दौरान अगर एक बात और की जाए कि दक्षिण भारत में मराठाओं के नेतृत्व में एक मराठा एम्पायर मराठाओं का एक शिवाजी के नेतृत्व में एक मराठा एम्पायर डेवलप हो रहा था। शिवाजी ने इस औरंगजेब की धर्म विरोधी जो नीति थी या धार्मिक कट्टरता की नीति थी, इसका प्रतिरोध करना शुरू किया, और अपने इस प्रतिरोध को बनाए रखने के साथ उन्होंने जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पेशवाओं के नेतृत्व में ये मराठा एम्पायर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मराठाओं को इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि उत्तर भारत में अब मुगल जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए या सम्राट हुए वो एक तरीके से अयोग्य या आक्रमण्य टाइप के थे। इस वजह से वो इस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और बाद में जो मुगल एम्पायर को तोड़ने का जो काम है वो मराठा करते हैं पेशवाओं के नेतृत्व में। तो यानी कि मराठा जो पहले शिवाजी के नेतृत्व में डेवलप हुआ, बाद में वह पेशवाओं ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस तरीके से मध्यकालीन भारत के ये दो टॉपिक है, लेकिन इस यहाँ पर बीच में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जैसे कि हम साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में आपके विजयनगर, बहमनी संघर्ष बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। जब आपके सल्तनत काल चल रही थी या सल्तनत काल का जब पतन हो गया था तो उसके बाद आपके साउथ इंडिया में एक तरीके से विजयनगर एम्पायर डेवलप होता है, और उसी के साथ एक मुस्लिम रियासत बहमन शाह के नेतृत्व में जो डेवलप हुई वह बहमनी रियासतें डेवलप होती है। बाद में ये कहा जाता है कृष्णदेवराय जैसा शासक विजयनगर को मिलता है, जिसका उल्लेख बाबर अपने बाबरनामा में करता है और उसे सबसे शक्तिशाली बताता है। और इस कृष्णदेवराय ने इस बहमनी रियासतों को अलग अलग बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इस तरीके की छोटी छोटी रियासतों में ये विभाजित हो जाती है और ये कमज़ोर हो जाते हैं। बाद में ये कहा जाता है कि ये रियासतें एक मिल जाती है और मिलने के बाद विजयनगर के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देती है। एक युद्ध होता है जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसे इतिहास में राक्षसी तांडी युद्ध कहा गया। और इसके बाद जो विजयनगर के भग्नावशेष पर एकमात्र मैसूर का अस्तित्व रह जाता है, और बहमनी की जो गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार जैसी जो ये रियासतें थी, इन रियासतों का बाद में जो पतन है आगे आकर हम पढ़ेंगे कि कौन कर देगा, अकबर कर देता। तो इस प्रकार ये आपका मध्यकालीन भारत है। आगे के वीडियो में हम आधुनिक भारत के संदर्भ में बात करें। थैंक यू।